Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome back to macroeconomic course, lecture number 4. पहले की तरह चंद मिनट के लिए हम पिछले लेक्चर पे बात करेंगे और उसके बाद आज का लेक्चर शुरू करेंगे. So first of all, so what we have learned in the previous lecture, I will try to revise that in a few minutes. We have studied that what are the shortcomings of GDP. GDP बहुत सारी shortcomings जिसमें हमने discuss की. Like we said that there are some activities which are being done by the individuals at different places. क्योंकि हमें पता है कि जो GDP है is the market value of final goods produced in the country, right? But बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं, लीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन उन क्योंकि मार्केट में नहीं होती और उसको उन एक्टिविटीज़ से जो इनकम आती है उसको जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता, जिससे हम कह सकते हैं कि जीडीपी को जब आप निकालते हैं तो आप अंडर स्टेट कर रहे होते हैं नेशनल इनकम को बाय इग्नोरिंग दैट पार्ट ऑफ इनकम टू इंक्लूड इन जीडीपी. इसके बाद हमने कहा बहुत सारी ब्लैक मार्केटिंग है, अंडरग्राउंड जो काम चल रहे होते हैं वो एक्टिविटीज़ शामिल नहीं होती. इसी तरह बहुत सारी जो हमने इन्वायरमेंट को रिलेट किया विद जीडीपी, बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि आउटपुट को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जीडीपी निकालते वक्त उन फैक्टर्स का ख्याल नहीं किया जाता. तो हमने बहुत सारी शॉर्टकमिंग डिस्कस की थी, बट हाउएवर we said that in spite of all those shortcomings in GDP is an important concept tool to measure the growth of an economy. जब कभी आप किसी इकोनॉमी पे ग्रोथ मेजर करना चाहते हैं, उसकी डेवलपमेंट मेजर करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लोगों को देखना चाहते हैं, when you want to compare different countries standard of living of different countries people, so you need to look at the GDP over the number of years of those countries. So GDP is important factors, important parameter that needs to be looked into while discussing the growth of an economy. उसके बाद हमने बात की दी measures of inflation की बात की. Specifically we talked about consumer price index. उससे पहले हमने बात की थी जीडीपी डिफ्लेटर की, कि जीडीपी डिफ्लेटर भी एक मेजर है जो कि इन्फ्लेशन को यूज़ करने के लिए, निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. हमने कहा था जीडीपी डिफ्लेटर कैसे निकालते हैं. जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी ओवर रियल जीडीपी इनटू 100. तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, विच इज़ अदर मेजर ऑफ इन्फ्लेशन. वो क्या था, उसके लिए हम एक टिपिकल बास्केट ऑफ कमोडिटीज डिटरमिन करते हैं. वो बास्केट डिटरमिन करने के लिए क्या किया जाता है, वी सर्वे डिफरेंट कंज्यूमर्स एंड ट्राई टू डिटरमिन दैट बास्केट. जब वो बास्केट हमारे पास आ जाती है तो वी कलेक्ट द डाटा इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइसेस ऑफ ऑल आइटम्स included in that basket in every month and compute the cost of basket, right? So this is second step. And third step में हमने ये कहा था we calculate CPI, and CPI can be calculated as cost of basket in that particular month over cost of the basket in the base period into 100. बाद में हमने ये भी सीखा कि किस तरह से CPI को यूज़ करके we can calculate the inflation over the number of months or over number of years. Like अगर if you want to calculate the inflation for the current month, तो आपको क्या कर CPI for the current month minus CPI for the previous month over CPI for the previous month into 100. This is how we can calculate the inflation rate for a particular month. So we have discussed two measures of inflation, CPI and GDP deflator. उसके बाद हमने
पिछले लेक्चर में बात की थी अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज ए फ्रैक्शन ऑफ द लेबर फोर्स दैट इज नॉट एम्प्लॉयड। हमने दूसरी कैटेगरीज ऑफ पॉपुलेशन की भी बात की थी, एम्प्लॉयड लेबर की बात की थी। इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ द लेबर फोर्स विच इज़ एम्प्लॉयड वर्किंग फॉर सम पेड एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद हमने कहा था देयर इज अदर कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन, देयर आर पीपल हु आर नॉट इन लेबर फोर्स। हु इज़ नॉट इन लेबर फोर्स? द पीपल हु आर नॉट वर्किंग। हमने ये कहा था कि जो एज ग्रुप है बिटवीन 15 एंड 64 के, वो लोग जो हैं दे आर इन द लेबर फोर्स, सम ऑफ देम आर एम्प्लॉयड, सम ऑफ देम आर unemployed. The people who are below 15 and above 64 are considered not in the labor force. And then we have talked about two important concepts of this labor force. One is the unemployment rate and the other is labor force participation. Unemployment rate कैसे निकाला जाता है? Unemployment rate is equal to number of unemployed people or person over total labor force into 100. So that will give us the unemployment rate. उसके बाद labor force participation rate is the total labor force in the country divided by total population into 100 give us the labor force participation rate. Then we have discussed an important concept or relationship between unemployment and GDP. हमने ये कहा था कि unemployment का और GDP का आपस में inverse relationship है। अगर unemployment बढ़ती है तो real GDP या the GDP जो है वो कम होती है। Okun's law also states the same kind of relationship. If there is 1% decrease in unemployment, there will be 2% increase in GDP of that particular country. So Okun's law states that unemployment and GDP are inversely related to each other. So that was the review of the previous lecture. तो हमने shortcomings पढ़ी GDP की क्या है, उसके बाद हमने CPI के बारे में पढ़ा which is one of the measure of inflation, जो कि मुख्तलिफ ममालिक में यूज़ किया जाता है इन्फ्लेशन को निकालने के लिए। और उसके बाद हमने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की कि व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, हाउ वी डिटरमिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट और अनएम्प्लॉयमेंट को जीडीपी के साथ किस तरह से रिलेट किया जा सकता है। तो दैट वाज द प्रीवियस लेक्चर। नाउ वी कम to today's lecture. We would like to start another important topic, that is chapter 3 of the textbook, which is Macroeconomics by Mankeef. We'll talk about national income, and we'll spend 2 lectures on this national income. We'll discuss some part of this concept today and some part in the coming lecture, in the next lecture. Now, national income, where it comes from, कहाँ से इसको हम हासिल करते हैं, how we produce national income, how we get national income, and where it goes, how it is distributed among the factors of production, how it is distributed in the society. तो कहाँ से ये आती है, कहाँ ये चली जाती है, कहाँ इसको तकसीम किया जाता है, कैसे तकसीम किया जाता है। तो this is the basically scope of discussion in the today's and the next lecture. The lecture contents, the outline that we are going to follow in today's and next class is what determines the economy's total output or income in the country. किस तरह से क्या फैक्टर्स हैं जो कि किसी मुल्क की नेशनल इनकम को या टोटल इनकम को डिटरमिन करते हैं, उस पर बात करेंगे। How the prices of the factors of production which are used to produce that output or that income कैसे डिटरमिन की जाती हैं, उनकी प्राइसेस कैसे डिटरमिन की जाती है, कैसे उनको पे किया जाता है, उनको रिवार्ड कैसे दिया जाता है, तो इस पे भी हम बात करेंगे। हाउ टोटल इनकम, जब एक इनकम प्रोड्यूस हो जाती है किसी मुल्क में, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ दैट टोटल इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड among different factors of production, and then comes the question what determines the demand for goods and services, किस तरह से demand for goods को determine किया जाता है, and then finally we'll discuss in the next lecture, that is how the equilibrium in the goods market is achieved. So this is the scope of discussion for today's lecture. Briefly we start with the
a simple model and we consider that there is a closed economy. Closed economy की जब आप बात करते हैं तो it means there is no international trade or international market involved in that particular model. When we talked about model, as we said that in the beginning, in the first lecture, it has two basically sides. One is the supply side, other is the demand side. Now सप्लाई साइड पे हम बात करेंगे फैक्टर्स मार्केट की, द सप्लाई ऑफ फैक्टर्स, द डिमांड ऑफ फैक्टर्स एंड देयर प्राइस, हाउ different factors of productions are supplied in the market, how their demand is determined, किस तरह से उनकी डिमांड डिटरमिन होती है, and finally we'll see कि किस तरह से उसकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस को डिटरमिन किया जाता है, उनके रिवार्ड को डिटरमिन किया जाता है, and then we'll talk about the determination of output and income. So this is the supply side of the model that we will discuss, and then we'll talk about the demand side. As we know that from the demand side we have the consumption at the household level, at the individual level, then we have the investment at the individual level, at the national level, and then there is government spending, जिसके बारे में हमने इन तीनों चीज़ों के बारे में डिटेल में हमने पिछले लेक्चर में बात की थी. एंड देन फाइनली विल ट्राई, हम कोशिश करेंगे ट्राई टू डिटरमिन द इक्विलिब्रियम इन टू सॉर्ट्स ऑफ मार्केट. आज और अगले लेक्चर में, आज के लेक्चर हाउ वी डिटरमिन इक्विलिब्रियम इन द गुड्स मार्केट, हाउ वी डिटरमिन इक्विलिब्रियम इन द लोनेबल फंड्स मार्केट. तो ये आज और नेक्स्ट लेक्चर में जाके हम कंप्लीट करेंगे. विल ट्राई टू डिटरमिन द इक्विलिब्रियम इन बोथ ऑफ द मार्केट. तो विल स्टार्ट विद द सिंपल मॉडल, इजी मॉडल, जिसमें हमने अज्यूम किया है कि एक क्लोज्ड इकोनॉमी है. और एज वी नो दैट किसी मॉडल को डिस्कस करने के लिए वी नीड सप्लाई साइड एंड डिमांड साइड. हमने ये भी कहा कि सप्लाई साइड पे हम क्या चीज़ें देखेंगे, डिमांड साइड में क्या देखेंगे, एंड देन फाइनली विल ट्राई टू डिटरमिन इक्विलिब्रियम इन द गुड्स एंड लोनेबल फंड्स मार्केट एट द एंड ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. Now we'll start how the national income or the output is produced in a country or in an economy. In order to produce any output or income in the country, as we know that there are different factors of production which are used to produce the that product or that output. अब factors of production क्या हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए, राइट. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज़ द कैपिटल. कैपिटल क्या है, किस फॉर्म में हो सकता है? कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ मनी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल. टूल्स जो यूज़ किए जाते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, दैट इज़ आल्सो ए कैपिटल. मशीन्स जो इंस्टॉल की जाती हैं फैक्ट्री में, यूज़ की जाती हैं प्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए, वो दैट इज़ आल्सो ए कैपिटल. एंड स्ट्रक्चर्स, द बिल्डिंग जो बनाई जाती है फैक्ट्री के लिए, एक फॉर्म बिल्डिंग जो बनाती है, सो दैट इज़ आल्सो द कैपिटल. एंड ऑल सॉर्ट ऑफ कैपिटल, जो चाहे वो कैपिटल है, टूल्स है, मशीन है, स्ट्रक्चर है, ऑल ऑफ दीज आर यूज, ये सारी की सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, प्रोडक्शन में, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकानमी. तो कैपिटल इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन which is very very important, which is without capital we can't produce anything in the country or in the economy. Another important factor is the labor. Labor is another important factors of production. Labor could be the physical and the mental efforts of the workers जो कि यूज़ की जाती है प्रोडक्शन प्रोसेस में. फिज़िकली भी लोग काम करते हैं, मेंटली भी काम करते हैं. आपने देखा होगा ह्यूमन रिसोर्स जो है, कुछ लोग मशीनों पे काम कर रहे होते हैं, फिज़िकली काम कर, कुछ जो होते हैं ऑफिस में बैठे हैं, रिसर्च करते हैं, इनोवेशन लाते हैं चीज़ों में. मेंटली लोग कुछ काम कर रहे होते हैं. तो ऑल सॉर्ट ऑफ वर्क is the labor force, right? So अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाए कैपिटल का और लेबर का जिससे मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस हो. यहाँ पे हम बात करेंगे, देर आर सम कंट्रीज़, कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे कैपिटल अबंडेंट होता है. अबंडेंसी मीन्स जहाँ पे कैपिटल ज़्यादा होता है.
तो उन मुल्कों में कैपिटल को ज़्यादा यूज़ किया जाता है और लेबर को कम यूज़ किया, बिकॉज कैपिटल जो है जब अबंडेंट है, अबंडेंसी है कैपिटल की, तो दैट इज़ चीपली आर ईजिली अवेलेबल टू दैट कंट्री और टू दैट इकोनॉमी, राइट. Labor is comparatively expensive, so where the capital is abundant, capital is more, the capital intensive techniques of productions are used. Capital intensive techniques of production means कि ज़्यादा से ज़्यादा capital use किया जाता है और कम लेबर यूज़ की जाती है. एंड ऐसे ममालिक जहाँ पे लेबर ज़्यादा है, कैपिटल कम है, तो कोशिश की जाती है कि दे एम्प्लॉय और यूज़ लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. अब कौन से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, चाइना है. सो इफ़ यू लुक एट चाइना एग्जांपल, चाइना में लेबर इज़ वेरी चीप, लेबर इज़ अबंडेंट. So they try to use maximum of their labor and less of capital to produce goods and services. And if we talk about a developed country like we'll talk about America, United States, we talk about UK, we talk about some other developed countries, they have more capital and less labor, so they use more capital and less labor for the production of goods and services. Now capital and labor are two very important factors of production, and these are used to produce goods and services in the economy. By using these two factors of production, we can write the production function. Production function कैसे लिखा जा सकता है? It can be written as y is a function of capital and labor. Now y is the national output or the income of the economy and is a function of capital and labor depending on certain on capital and labor, and f also is a certain level of technology is used to produce that income or output. Now we can define production function. It shows how much output in the economy can be produced from x some k units of capital and l units of labor. So how much we can produce, how much we can generate by using certain units of capital and certain unit of labor. This is known as the production function. जैसे कि आपको मालूम है, जैसे कि आप जानते हैं, कैपिटल लेबर जितने भी, अगर सपोज कुछ यूनिट आप कैपिटल के लगाते हैं, कुछ यूनिट्स आप लेबर के लगाते हैं, तो यू नीड सर्टेन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी आपको चाहिए होती है, एंड बाय यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी यू कैन प्रोड्यूस and a certain level of output in the economy. Of course, this production function have its characteristics. It exhibits returns to scale in the economy. We know there are different return to scale, like constant return to scale, increasing returns to scale, and decreasing return to scale. तो उस पे बात करेंगे अब. Return to scale की जब हम बात करते हैं, suppose initially we have a production function y1 is equal to f into k1 l1. So by using k1 units of capital and l1 units of labor, certain level of output is produced, which is y1, right? अगर हमारे पास k1 units of capital हों और l1 units of labor हों, तो हम y1 units of output produce कर सकते हैं at a certain level of technology. Now suppose if we scale all the inputs by the same factor z, suppose हम जितनी भी inputs हैं उसको एक z ऐसा factor है जिससे हम सारी inputs को बढ़ा देते हैं, then k2 is equal to 2k1 and l2 is equal to 2l1. So if suppose z is equal to 1.25, then inputs are increased by 25%. Right? So if we increase input by 25%, what will happen to the output? Right? Now, what will happen to y2 is equal to fk2l2? क्या होगा? Right? So here we'll explain the return to scale. जैसे कि हमने start किया
कि we have a given production function y1 is equal to k1 l1, so this the combination of k1 and l1 produce a certain level of output, एक level of output produce करते हैं ये जो combination है जिसको हम y1 कह रहे हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हम कैपिटल को और लेबर को एक फिक्स्ड अमाउंट से बढ़ा दें that is z, तो how much will be the increase in output? So this from here, this combination we can determine and the return to scale. Now when we say that constant return to scale, so if the increase in output is the same as the increase in input, and then we can say that there are constant return to scale, यानी कि अगर 25% इजाफा इनपुट्स में हुआ है और अगर आउटपुट भी 25% बढ़ती है तो हम ये कहेंगे there are constant return to scale, right? So y2 is equal to 2zy1, so as y1 or the output will be increased by the same percentage as we have increased the inputs in the production process, and in this case we say that there are constant return to scale, and if the increase in output is more than the increase in input, so then we can say that there are increasing return to scale. जैसा कि अभी हमने कहा कि if we increase the input by 25%, अगर आउटपुट में 25% ज़्यादा इजाफा हो जाता है, अगर आउटपुट 25% से बढ़ के कहीं the increase in output is 50% or 75% or 100%, so we can say that there are increasing return to scale. And third type of return to scale is the decreasing return to scale. If the increase in output is less than the increase in input, so then we can say that there are decreasing return to scale. जैसा कि अभी हमने कहा अभी करंट एग्जांपल में अगर इनपुट्स 25% बढ़ जाती हैं, अगर आउटपुट में इजाफा 25% से कम, लेट अस से 12%, 13% और 15% होता है, तो हम ये कहेंगे कि देयर आर डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, यानी कि जितना इनपुट में इजाफा हुआ है आउटपुट में उतना इजाफा नहीं हुआ, उससे कम इजाफा हुआ है, तो we can say that there are decreasing return to scale in the economy. So this is how we can describe or explain returns to scale in the production process with the help of return to scale, with the help of production function. Now there is a question or exercise for you. आप जब घर जाएंगे क्लास के बाद तो please try to work out and determine or do this exercise. So try to determine whether each of the following production function has, तो तीन तरह के प्रोडक्शन फंक्शन हमने दिए हैं आपको, like fk is equal to 2k plus 15k, fkl is equal to kl under root, and then third is fkl 2k under root 15k under root. तो तीन तरह के प्रोडक्शन फंक्शन है। आपने काम क्या करना है, आपने किस तरह से आप निकालना क्या है, आपने बताना है कि इनमें से कौन सा जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल दे रहा है, कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन है जो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल दे रहा है, एंड विच ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन इज एग्जिबिटिंग और गिविंग डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो तीन तरह के क्वेश्चन है, तीन तरह के प्रोडक्शन फंक्शन है, आपने देखना है। अभी जैसे कि हमने पढ़ा सीखा तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जाके आप इसको कोशिश कीजिएगा कि किस तरह से कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन इन तीनों में से हमें कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल दे रहा है, कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन हमें जो है डिक्रीजिंग रिटर्न है, कौन सा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। नाउ अजम्पशन ऑफ द मॉडल, द मॉडल जिसके हमने शुरू में बात की, एज वी नो दैट, जैसा कि हमने पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जब भी इकोनॉमिक्स में और मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्पेशली मॉडल की बात करेंगे तो ईच ऑफ द मॉडल इज बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन, तो आपको कुछ न कुछ अज्यूम करना पड़ता है इन ऑर्डर टू प्रोसीड फर्दर। तो इसी तरह हम यहाँ पे भी जो मॉडल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आउटपुट का मॉडल है, प्रोडक्शन फंक्शन है, जिससे हम कोशिश करेंगे आउटपुट डिटरमिन करेंगे और फिर देखेंगे किस तरह से वो आउटपुट डिस्ट्रीब्यूट होती है, फैक्टर्स की प्राइस किस तरह डिटरमिन की जा सकती हैं। तो हमें उस प्रोसीड करने के लिए, आगे जाने के लिए, इसको समझने के लिए वी हैव टू अज्यूम certain things, we have to make assumption. So one of the assumption is that technology is fixed, technology is given, and the second assumption, the economy supplies of capital are also fixed at k units of capital, k bar,
and L units are fixed at L bar. So these are the two assumptions and that we are going to use to proceed further in this model. Output is determined by the fixed factors of production, fixed factor supplies and the fixed state of technology, and production function can be written as, जैसा कि आपको सामने नज़र आ रहा है, हमने assume किया कि हमारे पास technology भी fixed है and we have fixed factors of supply, that is K is equal to K bar, L is equal to L bar. So when we have these assumptions, so production function or the GDP can be determined as Y bar is equal to F into K bar L bar. So this is the production function, and now we'll talk about, now by using K units, K bar units of capital, L units of L bar units of labor in the production process, we can produce Y bar a certain level of output that is known as GDP. याद रखें कि टेक्नोलॉजी जो है इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि जिस टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, तो कैपिटल और जो लेबर है दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कैपिटल और लेबर के यूनिट्स को लगाने के लिए यू नीड सर्टेन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप ट्राई टू यूज बेस्ट मिक्स ऑफ बोथ दीज टू प्रोड्यूस सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट. Now how this output or nation income, which is determined by the factors of production, is distributed among different factors of production among the different sections of the society. So we'll talk about now the distribution of factors, distribution of national income. Now the distribution of national income is determined by the factor prices, the prices per unit that the firms pay for the factors of production. तो before we discuss the distribution of income, हम ये कह रहे हैं कि national income distribution जो है determine की जाती है from the prices, factor prices. अब factor prices क्या हैं? These are the prices per unit that firms pay for the factors of production. As we know that जो labor की price है वो क्या है? Wage. Labor get its price in terms of or in the form of wages. K, that is the price of K is the rental rate, R is the price or the rental rate is the price of capital. So in this slide अगर आप देखें, I have just shown written few notations that we are going to use in this lecture or in the coming lectures. W will be used, capital W जब हम करेंगे use, पूरी जब भी कभी macroeconomics में W आता है capital, it means its nominal wage rate. Capital or is the nominal rental rate, P is the price of output or the product output produced. And then we'll talk about the real variable. If we divide the nominal wage, which is W, by the price of the output, this will give us the real wage, and it is measured in units of output. Similarly, if we divide R with price, R को अगर हम price से divide कर दें, तो this will give us the real rental rate of the capital. Right, so these are the notations. ये अलामात हैं जो हम यूज़ किया करेंगे, आज के लेक्चर में भी यूज़ करेंगे और आने वाले लेक्चर्स में भी हम इनको यूज़ करेंगे. तो जहाँ पे आप कभी देखते हैं कि W लिखा हुआ है, W is only W, capital W, तो आप you can understand easily कि this is nominal wage. जहाँ पे आप देखेंगे R capital, that is the rental, nominal rental rate, price जब P लिखा होगा capital, that is the price of output, और जहाँ पे if you see that W over P और इसको हम small w से लिखते हैं, W small w is the real wage is equal to capital W over price. So this is the real wage of the laborers, and then R small r is equal to capital R over P. This is the real rental rate of the capital. Now how factors prices are determined, किस तरह से हम factor prices को, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा, उससे पिछली स्लाइड में कि हमने कहा कि distribution of national income की जब हमने बात की तो हमने कहा कि वो determined होती है by the factor prices. अब किस तरह से factor prices, ये जो जिसमें हमने बात की, we just talked about the price of labor is W and the price of capital is rental rate R.
तो किस तरह से ये डिटरमिन की जाती है? फैक्टर प्राइसेस आर डिटरमिन्ड एज वी नो दैट, अगर आप जानते भी हैं और आप अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ भी रहे होंगे कि जब भी किसी चीज़ की प्राइस डिटरमिन करनी होती है तो वी नीड टू लुक इनटू डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर फैक्टर और प्रोडक्ट, राइट? गुड्स मार्केट में चीज़ों की जो प्राइस है वो डिटरमिन्ड होती है विद द हेल्प ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ऑफ गुड्स। हेयर आल्सो इन केस ऑफ व्हेन, जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो प्राइसेस हैं वो भी डिटरमिन होती हैं विद द हेल्प ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर एंड डिमांड ऑफ लेबर, सप्लाई ऑफ कैपिटल एंड डिमांड ऑफ कैपिटल। सो फैक्टर प्राइसेस को डिटरमिन के लिए वी नीड टू डिस्कस द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। सो प्राइसेस को डिटरमिन के लिए मार्केट की दो साइड्स को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, कि जहाँ पे एक साइड पे हम सप्लाई की बात करते हैं, दूसरी साइड पे डिमांड की बात करते हैं। सप्लाई और डिमांड of the factors will determine the prices of those factors. Now if we recall that we assume that the supply of each factor is fixed, जैसा कि अभी हमने पिछली स्लाइड्स में देखा कि the supply of both factors of production K and L is fixed at K units of capital and L units of labor, and this fixed units of capital and labor produce a fixed level of output, certain level of output, which is Y bar. And now in order to determine the prices we need to look into the demand of the factors. So what about demand? How demand is determined? उसके लिए हम देखेंगे. Now for the demand of labor, suppose assume markets are competitive, each firm takes prices as given, right? Now competitive market की जब हम बात करते हैं, आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के कोर्स में आगे जाके पढ़ेंगे, देयर आर डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स जो कि आप सीखेंगे. परफेक्ट कंपटीशन इज वन ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर और द कॉम्पिटिटिव मार्केट इज वन ऑफ द markets available to the firms where they sell their products and try to determine or earn profit, or sometimes they bear loss also, कुछ उनको नुकसान भी होता है. Now here हम जब demand for labor determine करने लगे हैं, here we assume that the markets are competitive. जब हम competitive की बात करते हैं तो जितनी भी firms उस market में काम कर रही हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं, सप्लाई कर रही हैं चीज़ों को, they assume that the prices are, each firm assume that the prices are given. It means W, R and P as a given. So basic idea is that behind this concept, a firm hire each unit of labor if the cost does not exceed the benefit. This is the basic idea behind the competitive market, कि एक फर्म उस वक्त तक लेबर को इस्तेमाल करती है प्रोडक्शन प्रोसेस में, लेबर डिमांड करती रहती है, लेबर हायर करती रहती है, जिस वक्त तक उसकी कॉस्ट जो है हायरिंग की उसके बेनिफिट से ना बढ़ जाए, राइट? सो इट मीन्स कॉस्ट इज इक्वल टू, कॉस्ट मस्ट बी इक्वल टू द बेनिफिट. द फर्म विल कंटिन्यू टू हायर the labor in the production process till the time cost is equal to benefit. Now what is the cost in the production process? What is the cost of labor? Cost of labor is the real wage. Or what is the benefit? Benefit is the marginal product of labor. So this is another concept. So firm will continue to hire labor, firm will continue to hire capital, use capital until its price would be equal to its marginal product. Now the price of labor is the cost of labor is real wage, and the benefit is the marginal product of labor. So the firm will continue to hire till the point the real wage W is equal to MPL, marginal product of labor. Similarly, the other factors of production is the capital. The firm will continue to hire capital until its price R is equal to marginal product of capital. So this is the point that should be noted. So because this is marginal product, here is the benefit and wage is the cost
ऑफ द फर्म। तो हमने ये कहा है कि फर्म जो है विल कंटिन्यू हायर until cost is equal to benefit. Now cost जो है is WO and benefit is marginal product of labor. So firm will continue to hire both of the factors of production in the production process till the time their cost is equal to benefit. What is marginal product of labor? How we define this? What is marginal product of capital? Now it is the extra output that the firm can produce using an additional unit of labor holding other input fixed, right? चले इसको explain करते हैं. Suppose if the firm uses 10 units of labor, 10 units of labor, production process में 10 units of labor use करते हैं, labor is 10 units. By using these 10 units, the firm can produce the output is Y is the suppose 100 units, right? Now suppose if the firm increase the labor increase from 10 to 11 units, as 10 to 11 units, so what will happen to the output? Output will increase from 100 to 110 units. How much is the change in labor? Change in labor is 11 minus 10 is equal to 1 unit. How much is the change in output? That is 110 minus 100 is equal to 10. So marginal product can be determined as change in output due to change in labor. So change in output is 10 or change in labor is 1. So marginal product here in this example is 10. So with the addition of 1 unit of labor in the production process, output will be increased by 10 units. So this ड्यू टू एन एडिशनल यूनिट, जो आउटपुट में इजाफा हुआ है, एक एक्स्ट्रा यूनिट लेबर का लगाने से आउटपुट में जो इजाफा हुआ है, दैट इज कॉल्ड आर नोन एज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर. यानी कि जो मैंने एग्जांपल आपको दी कि अगर इनिशियली अगर फर्म 10 यूनिट्स ऑफ लेबर लगाती है, इट कैन प्रोड्यूस 100 यूनिट ऑफ आउटपुट. इफ द फर्म uses an additional unit of labor, suppose 11 units use करती है and it produces 110 units of output. So how much is the change in output due to the change in labor? And that is 10 units, and so that is known as the marginal product of labor. Or similarly you can calculate the marginal product of capital. यानी अगर 10 यूनिट ऑफ कैपिटल के लगाते हैं और 100 यूनिट्स ऑफ लेबर आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, if you use more units 111 units of capital and similarly output has increased 120 units, so 20 units is the marginal product of capital. So the marginal product का जो concept है, marginal product is the change in output, total output due to 1 additional unit of labor or capital in the production process. So we will try to explain this concept further with the help of this table. If you look in this table, we have 2 columns, L and Y. L is the number of units used in the production process, and Y is the output produced by using those units, and we assume that capital is fixed. Now by using this information you are asked to calculate the marginal product of labor, and then graph that production function and graph MPL curve with on MPL on the vertical axis and L on the horizontal axis. तो 3 आप जी काम आपको करने के लिए कहा गया है इस टेबल से. एक तो आपने मार्जिनल प्रोडक्ट निकालनी है बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू विद इन द फॉर्म ऑफ L एंड Y. आपने निकालना है MPL निकालना है. दूसरा आपने ग्राफ ड्रा करना है प्रोडक्शन फंक्शन का, यानी कि Y को आपने ग्राफ ड्रा करना है. और तीसरा जो काम हमने करना है दैट इज द we have to draw the curve or the graph of marginal product of labor. तो सबसे पहले हम marginal product निकालते हैं. फर्स्ट यूनिट की जो मार्जिनल प्रोडक्ट इज़ नॉट अप्लीकेबल. सेकंड की क्या होगी कि जब आप जब फर्म 0 से 1 यूनिट ऐड करती है आउटपुट में, 0 यूनिट था और 1 यूनिट उसने लेबर का लगा दिया, तो आउटपुट में कितना इजाफा हुआ, वो 0 से बढ़ के 10 यूनिट होगी. तो यहाँ आप देखें कि यहाँ मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगी, marginal product of 1 is equal to change in Y over change in L. So change in Y कितना है,
10 माइनस 0 इज 10 और 10 L कितना है 1 माइनस 0 1 इज इक्वल टू 10. सो ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट आएगी यहाँ पे 1 के अगेंस्ट दैट इज 10. नाउ व्हाट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ सेकंड यूनिट MPL2 दैट इज डेल्टा y ओवर डेल्टा L. डेल्टा y कितना, डेल्टा इज फॉर द चेंज. डेल्टा जो नोटेशन है हम यूज करते हैं चेंज इन आउटपुट. आउटपुट में चेंज कितनी आई. अब देखिए 1 to 2 आपने देखना है कि 1 यूनिट पहले लेबर था, अब हमने सेकंड यूनिट लेबर का लगा दिया और इजाफा हो गया 1 to 2 यूनिट. सो ड्यू टू दिस एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर हाउ मच इज द चेंज इन आउटपुट. Output has increased from 10 to 19. So change in output is 19 minus 10 is equal to 9. Over change in labor is 1. So the marginal product of second unit is 9. Similarly, the marginal product of third unit is 27 minus 19, which is 8, or 8 divided by 1 is 8. And then 34 minus 27 is 7, divided by 1 is 7. 40 minus 36, 45 minus 45 by 1. 49 minus 44 is 4. 52 minus 49 is 3. 54 is 2 is 1. So this is how you can calculate the marginal product of labor. So the formula जो आपने यूज करना है marginal product of labor निकालने के लिए, that is the change in output due to change in labor. तो आपने देखना है कि लेबर में इजाफे से कि अगर आप लेबर के यूनिट्स बढ़ाते जाते हैं, पहले अगर आप एक यूनिट ऑफ लेबर यूज़ कर रहे थे, अब दूसरा यूनिट ऑफ लेबर यूज़ कर रहे हैं, थर्ड यूनिट आपने ऐड कर दिया, चौथा यूनिट आपने लेबर का ऐड कर दिया, पांचवा ऐड कर दिया, तो उससे आउटपुट में कितना इजाफा हो रहा है, आउटपुट में कितनी चेंज आ रही है, राइट. वो चेंज निकालेंगे. आप चेंज निकालते कैसे हैं. चेंज इस तरह निकलती है कि करंट यूनिट की जो आउटपुट है उसमें से प्रीवियस यूनिट की आउटपुट आप माइनस कर देते हैं, तो वो आपके पास चेंज आ जाती है. यानी कि डेल्टा वाई जो आपने निकालना है, फर्स्ट पोज डेल्टा वाई आपने 9th यूनिट का निकालना है, तो क्या होगा. 9th यूनिट की जो आउटपुट है वो कितनी है 54, और उससे जो प्रीवियस यूनिट है 8 उसकी आउटपुट कितनी है 52. सो जो चेंज आई है आउटपुट में फ्रॉम 8 to 9 जब आपने यूनिट्स बढ़ाए, तो जो चेंज आउटपुट में आई वो कितनी है 54 to 54 माइनस 52. तो 2 यूनिट्स आउटपुट में इजाफा हुआ है ड्यू टू 1 मोर यूनिट ऑफ लेबर. तो डेल्टा वाई कितना यहाँ पे हुआ, चेंज इन आउटपुट कितनी हुई 2, और डेल्टा एल कितना है 1. सो इफ यू डिवाइड 2 by 1, that will give us the marginal product of labor of 9th unit of labor. 9th unit of labor, that keep in mind. इसी तरह अगर आप 10th unit of labor के निकालना चाहते हैं, 10वें यूनिट्स की आप marginal product निकालना चाहते हैं, तो 10वें यूनिट की आउटपुट आप देखें कितनी है 55, और से प्रीवियस यूनिट की आउटपुट कितनी 54. सो चेंज इन y कितना है 1, चेंज इन लेबर कितना है 10 minus 9 1. तो MPL of the 10th unit will be equal to delta y over delta L 10 over 1 over 1, that is equal to 1. So marginal product is the change in total output due to change in the unit of factor of production. This was the first part of the question. Now second part of the question is you need to draw the graph production function, and the graph of the third part is graph of marginal product of labor. So if you look in this slide, so on the left side of this slide आपको प्रोडक्शन फंक्शन का ग्राफ नज़र आ रहा है. अब प्रोडक्शन फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे. हमने ये कहा कि प्रोडक्शन फंक्शन की जो इक्वेशन है वो कैसे है, y is a function of capital and labor, where capital is fixed and labor is a variable here, right. Capital is available to you at a certain fixed level, और लेबर को आप वेरी कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि आउटपुट में कितना इजाफा हो रहा है. तो दिस इज द प्रोडक्शन फंक्शन. तो इस इक्वेशन को आपने ड्रॉ करना है. आप प्रीवियस स्लाइड में जो आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है वाई एल की एक कॉलम में और दूसरे में वाई की गिवन है, तो you need to measure on x axis the units of labor, और y axis पे आप measure करेंगे units of output, right. और
उनके बाय यूजिंग दीज टू एक्सेस यू कैन ड्रा द प्रोडक्शन फंक्शन। जैसा कि हमने देखा पिछले टेबल में देखें, जब 0 यूनिट्स ऑफ लेबर हैं तो देर आर 0 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। तो विल गेट दिस पॉइंट, ये जो आपको पॉइंट मिल रहा है इसको कोई आप नाम दे सकते हैं पॉइंट ए। उसके बाद अगेंस्ट 1 यूनिट ऑफ लेबर देयर इज आउटपुट इज 10। अब 1 के अगेंस्ट आप देखें कि कहाँ पे आउटपुट 10 है, तो यू गेट अनदर पॉइंट, अब इसको नाम दे सकते हैं इज बी, राइट। उसके बाद आप देखें सेकंड यूनिट पे कितनी है, सेकंड यूनिट पे कितनी है, आउटपुट इज 19। तो 2 और 19 के अगेंस्ट आपका पॉइंट बनेगा, यहाँ पे इसको आपको सी पॉइंट का नाम दे देते हैं। देन नेक्स्ट इज दी थर्ड के अगेंस्ट 27, थर्ड के अगेंस्ट 27, थर्ड इधर से ले लेबर यूनिट का और इधर से आप वाई एक्सेस से 27, तो यू गेट अनदर पॉइंट, और जिसको आप डी पॉइंट कह सकते हैं, कोई अनदर पॉइंट। इसी तरह कंटिन्यू करें नेक्स्ट 4 के अगेंस्ट कितनी है 34, 5 के अगेंस्ट 40, देन 7 के अगेंस्ट 49, 8 के अगेंस्ट 52, 9 के अगेंस्ट 54 एंड 10 यूनिट्स ऑफ लेबर जब लगाते हैं तो उसके अगेंस्ट जो आउटपुट है वो 55 के अगेंस्ट ये आपके पास लास्ट z पॉइंट सपोज इसको हम नाम देते हैं आ जाता है। अब नाउ इफ यू जॉइन ऑल दीज पॉइंट्स यू विल गेट द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ दिस एग्जांपल ऑफ दिस आउटपुट। सिंपली हमने क्या किया है, एक चीज़ में रखें कि जब आप ग्राफ ड्रा करते हैं तो आपके पास 2 एक्सेस होते हैं, वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस। आपने सबसे पहले तो ये डिटरमिन करना है, देखना है कि आप एक्स एक्सेस पे क्या मेजर करेंगे और वाई एक्सेस पे क्या लेंगे। अब एक्स एक्सेस पे हमने कहा कि हम लेबर मेजर करते हैं, वाई एक्सेस पे आउटपुट मेजर करते हैं। अब आप देखें कि व्हाट इज़ द मिनिमम यूनिट ऑफ लेबर, व्हाट इज़ द मैक्सिमम यूनिट ऑफ लेबर। मिनिमम इज़ 0, मैक्सिमम इज़ 10। तो यू स्टार्ट फ्राम 0, 1 के डिफरेंस के साथ आप इसको इक्वल हिस्सों में तकसीम कर लेंगे इस एक्सेस को, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसी तरह आप देखें कि व्हाट इज द मैक्सिमम आउटपुट एंड मिनिमम आउटपुट। मैक्सिमम आउटपुट इज 55, मिनिमम आउटपुट इज 0। यू स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड कीप द डिस्टेंस ऑफ 10, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर ले इस एक्सेस की, 0 to 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो अब इसको जब आपने डिवाइड कर लिया तो नेक्स्ट स्टेज इज दैट टू ड्रॉ द कॉम्बिनेशन, राइट, कि व्हेन 0 यूनिट्स ऑफ लेबर आर यूज्ड हाउ मच इज आउटपुट प्रोड्यूस 0, तो आपके पास एक पॉइंट आ जाता है। जब आप 1 यूनिट लेबर का लगाते हैं तो 10 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस है, तो यू हैव अनदर पॉइंट ऑन द ग्राफ। तो थर्ड कॉम्बिनेशन क्या है कि व्हेन यू यूनिट्स 2 यूनिट्स ऑफ लेबर आउटपुट इज 19, उसके अगेंस्ट आपके पास पॉइंट आ जाता है। व्हेन यू यूज 3 यूनिट्स ऑफ लेबर तो आपको 27, उसके बाद जब फोर्थ करते हैं तो 34। तो इन सब कॉम्बिनेशन को जब आप मिलाते हैं तो यू गेट डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट कॉम्बिनेशन, राइट, A B C D E F G H अप टू Z, जितने भी पॉइंट्स बनते हैं आप उनको नेम कर सकते हैं। आफ्टर जॉइनिंग दोज पॉइंट, उन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपके पास जो कर्व आता है दैट इज नोन एज द प्रोडक्शन फंक्शन। अब इस ग्राफ को देखें, अब इस ग्राफ की खसूसियत क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, खूबी क्या है। ये राइजिंग है, बढ़ रहा है। अब ये क्या शो कर रहा है, व्हाट दिस शोज, ये बता रहा है हमें कि अब अगर आप प्रोडक्शन प्रोसेस में यूनिट्स द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के यूनिट्स जो बढ़ाते जाते हैं तो आउटपुट भी बढ़ती जाती है, राइट, अंटिल इट रीचेज एट मैक्सिमम लेवल। जब फुल कैपेसिटी पे आप पहुंच जाते हैं तो उस हद तक ये आउटपुट बढ़ती जाएगी। उसके बाद अगर आप प्रोड्यूस करते हैं, कंटिन्यू प्रोड्यूस करते हैं तो कुछ अर्से के लिए कांस्टेंट रहती है, एंड इफ यू कंटिन्यू इट फर्दर instead of it increasing it start declining. So this tells us the production function. Now the third part जो था आपका क्वेश्चन का वो ये था कि draw the curve of marginal product of labor। जैसा कि हमने प्रोडक्शन फंक्शन में y एक्सिस पे हमने आउटपुट को मेजर किया, x एक्सिस पे हमने लेबर को मेजर, इसी तरह मार्जिनल प्रोडक्ट के लिए ऑन x एक्सिस वी मेजर द यूनिट्स ऑफ लेबर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, और y एक्सिस पे हम मार्जिनल प्रोडक्ट को मेजर करेंगे। उसी तरह से आप यूनिट्स डिवाइड कर लें। आप देखते हैं कि जब आपका व्हेन यू यूज 1 यूनिट ऑफ लेबर हाउ मच इज द मार्जिनल प्रोडक्ट इज 10, तो 10 और 1 के अगेंस्ट आपके पास पहला पॉइंट आ जाता है A, उसके बाद यू हैव सेकंड यूनिट्स, उसके बाद 9 है, B पॉइंट आ जाता है, उसके बाद 8 C आ जाता है, 3 पे आपकी 8 है, 4 पे आपकी 7 हो जाएगी, 5 पे 6 है,
5 पे 6 पे 5 है, 7 पे 4 है, तो यू कैन गिव A B C D E F G H and then I. So if we combine all these points A, B, C, D, E, F, G, H, we will get the curve which is known as the marginal product of labor curve. अब आप इससे क्या नतीजा खींच कर रहे हैं? आप देखें कि ये कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसमें कमी वाक़या हो रही है। ये क्या चीज़ शो कर रहा है? ये बता रहा है कि अगर आप प्रोडक्शन प्रोसेस में यूनिट्स ऑफ लेबर ऐड करते जाते हैं तो ईच एडिशनल यूनिट जो है गिव लेस marginal product or less output as compared to the previous unit, right? So this is known as the law of diminishing marginal returns. तो आपकी output जो है वो कम होना चाहिए, each additional unit जो है वो output कम देता है। So we get the negative slope curve, a marginal product of curve, and which tells us that there is inverse relationship between the units of labor and marginal productivity of labor. इस ग्राफ में हम कोशिश कर रहे हैं try to relate the marginal product with the production function. जैसा कि हमने अभी एक पिछले स्लाइड में हमने प्रोडक्शन फंक्शन का ग्राफ ड्रा किया है। प्रोडक्शन फंक्शन का ग्राफ आप इसको यहाँ पे आप रिपीट करेंगे। ऑन वाई एक्सिस वी मेजर द आउटपुट, एक्स एक्सिस हम लेबर लेंगे। ये हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन का ग्राफ है। अगर आप देखें द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली गिव अस द मार्जिनल प्रोडक्ट, स्लोप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन इक्वल टू द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। स्लोप क्या चीज़ है? चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन लेबर, तो दैट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट। हमें पता है कि स्लोप जो प्रोडक्शन फंक्शन का स्लोप जो है प्रोडक्शन फंक्शन का, दैट इज चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन लेबर। तो स्लोप जो है चेंज इन आउटपुट चेंज इन लेबर की वजह से होता है। अब मार्जिनल प्रोडक्ट जो हम कैसे निकालते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन लेबर। तो आप देखें कि फर्स्ट यूनिट जब आप ऐड करते हैं तो आउटपुट में कितनी चेंज आती है, इसी तरह सेकंड यूनिट, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट। सो एज मोर लेबर इज एडेड MPL is going down. What this shows? This shows the law of diminishing marginal returns. As factor input is increased, its marginal products falls if other things remains equal or other things remain कांस्टेंट। तो दूसरी चीज़ जब कांस्टेंट रहती हैं, इक्वल रहती हैं और आप उस फैक्टर्स की क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो ईच एडिशनल यूनिट गिव लेस आउटपुट एज कंपेयर टू द प्रीवियस यूनिट, यानी कि उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट कम होती जाती है। तो दिस phenomena is known as the law of diminishing marginal returns. अब इसके behind what is the intuition क्या है, reason क्या है? जब आप लेबर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, while holding K fixed, तो there are fewer machines per workers, तो मशीन पर वर्कर्स कम होती जाती हैं। जब मशीन्स पर वर्कर्स कम होती जाती हैं तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कम हो जाती है नेचुरली। तो प्रोडक्टिविटी जब कम होती है तो मार्जिनल प्रोडक्ट उसकी डिक्लाइन करना शुरू कर देती है। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड द फॉल इन और द डिक्लाइन इन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ड्यू टू इंक्रीज इन द लेबर फोर्स, एंड दिस इज नोन, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स. Now just another exercise for you, which of these production function have diminishing marginal returns. तो जैसा कि एक मैंने पहले आपको एक्सरसाइज दी है, अब दूसरी एक्सरसाइज दे रहा हूँ कि 3 प्रोडक्शन फंक्शन इसमें दिए गए हैं। पहला प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, FKL इज इक्वल टू 2K प्लस 15L। सेकेंड प्रोडक्शन फंक्शन है KL अंडर रूट। थर्ड प्रोडक्शन फंक्शन इज 2K अंडर रूट प्लस 15KL अंडर रूट। तो आपने बताना है कि विच ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन हैव डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स टू लेबर। तो दिस इज एन एक्सरसाइज, घर जाके सोचिएगा, देखिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर नहीं समझ आएगी तो यू कैन लेट अस नो एंड वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. Part 2 of the exercise जो आपने करना है, suppose W over P is 6 and your wage rate and the price of labor is 6. If L is equal
to 3, should the firm hire more or less labor and why? Part D, if L is equal to 7, should the firm hire more or less labor, why? अब आप देखें, मैंने ये कहा था कि firm will continue to hire labor till the point its cost is equal to benefit. Cost क्या है? Is the real wage. अब real wage यहाँ पे कितनी given है? Wage is 6. अगर आप देखेंगे पार्ट डी को, अगर हम देखते हैं, अगर if the L is equal to 3 units, तो थर्ड की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है? थर्ड की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है आप देखें 27 माइनस 19 इज द 8, तो थर्ड यूनिट की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है 8 है और प्राइस ऑफ लेबर क्या है? 6 है. सो प्राइस इज लेस, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज मोर. तो आप व्हाट दिस टेल्स अस, सो जैसा कि हमने कहा रूल का हमने क्या डिसाइड किया था, द फर्म विल कंटिन्यू टू हायर लेबर, हायर मोर यूनिट्स ऑफ लेबर और कैपिटल टिल द पॉइंट इट्स कास्ट इज इक्वल टू बेनिफिट. अब कास्ट यहाँ पे क्या है? वेज है, वो कितनी है? 6. और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इस यूनिट की क्या है? 3 यूनिट्स की क्या है? विच इज दैट इज 8. सो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बेनिफिट जो है वो यहाँ पे ज्यादा है, विच इज 8 देन द कास्ट विच इज 6. तो इस जो क्वेश्चन का जवाब है, आंसर है, वो ये है कि फर्म विल कंटिन्यू टू हायर मोर लेबर बिकॉज इट्स बेनिफिट, इट्स मार्जिनल प्रोडक्ट इज मोर और ग्रेटर देन द कास्ट विच इज वेज विच इज 6. अब पार्ट ई जो है वो क्या है? इफ एल इज इक्वल टू 7, शुड द फर्म कंटिन्यू टू हायर मोर और लेस लेबर एंड व्हाई? अब wage is the same, or the cost of the labor is same, which is 6, and what is the marginal productivity of 7th unit is 4. So in this part marginal productivity is 4, wage is 6, so benefit is less than cost, so the firm will stop or hiring more units of labor, or firm will hire less units of labor because benefits is less than the cost. So when benefits are less than the cost, the firm will stop hiring or hiring labor, will start hiring less labor as compared to the previous units of labor. तो इन दोनों पॉइंट्स में फर्क ये है कि since the cost or the price of labor is 6, और जो D है अगर 3 यूनिट्स ऑफ लेबर हायर करे तो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है 3 यूनिट्स की 8 है, which is benefit as well, so which is greater than cost, so firm will continue to hire more labor. But if we look at the point D, if the where L is 7, तो 7 की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी है? 4. अब 4 जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, कास्ट 6 है, बेनिफिट कम है कास्ट से, तो फर्म ज़्यादा जो फर्म है वो ज़्यादा यूनिट्स लेबर के हायर नहीं करेगी. फर्म विल स्टॉप हायरिंग मोर यूनिट्स ऑफ लेबर. बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे कि फर्म डिमांड ऑफ लेबर और डिमांड ऑफ कैपिटल, तो उसको हम डिटरमिन कर रहे थे. तो विल ट्राई टू रिलेट, जब अभी जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर का, और इसको हम रिलेट करेंगे विद द डिमांड ऑफ लेबर. जैसे कि हमने अभी पिछली स्लाइड में हमने ड्रॉ किया है कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर का कर्व है दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिवली स्लोप्ड है, राइट. सो एट सर्टेन पॉइंट, सपोज हम इस पे को पॉइंट लेते हैं इस ग्राफ पे. So here we have a real wage W naught and we have a quantity of labor demanded L naught, right. So if the wage is W naught, so the amount of labor demanded by the firm is L naught, right. So this curve, the curve of marginal productivity of labor basically tells us the demand of labor by the firms. So demand of labor is determined, or the labor की जो डिमांड है by the firm is determined by the marginal productivity of labor. So any point on the curve tells us the demand of labor by the firm. Now we have just seen that marginal productivity of labor is equal to W over P, and this is determines the demand of labor. The firm will continue, फर्म उस वक्त तक कंटिन्यू करेगी, लेबर को हायर करती रहेगी जब तक उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उसकी वेज, रियल वेज के बराबर
आ जाती है। द सेम लॉजिक शोज दैट we can apply the same logic to capital also. The firm will continue to use capital in the production process. उस वक्त तक capital use करता रहेगा firm जब तक उसका जो marginal productivity है उसके प्राइस विच इज आर ओवर पी रियल रेंटल रेट के बराबर नहीं आ जाती। सिमिलरली एज वी हैव डिस्कस्ड, हमने ये कहा है कि जो ही फर्म मोर लेबर यूज करती है प्रोडक्शन प्रोसेस में उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होती है। अब इस फिनोमेना को, इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। इसी तरह से अगर फर्म मोर कैपिटल यूज करती है तो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी कम होती है, तो उसको हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू कैपिटल कहते हैं। So the same concept apply for labor also. So the MPK curve is the firm demand for rental capital. जिस तरह हमने अभी पिछली ग्राफ में हमने ड्रा किया था डिमांड फॉर लेबर, वो नेगेटिवली स्लोप था MPL। इसी तरह आप ड्रा कर सकते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल को दरमियान आप मार्जिनल प्रोडक्ट कैपिटल वो भी नेगेटिवली स्लोप होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। So firm maximize profit by choosing K such units of K that MPK is equal to R over P. So firm will demand capital or labor up to the point until their marginal productivity will be equal to their price. तो ये this is the principle, इसको आप ज़हन नशीन कर लें, इसको हम फ्यूचर के लेक्चर में भी हम यूज़ करेंगे कि फर्म जो है उस वक्त तक कैपिटल या लेबर यूज़ करती रहती है प्रोडक्शन प्रोसेस में जिस वक्त तक उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उसकी प्राइस के बराबर होगी। यानी कि MPL labor will be hired till the point up to where MPL is equal to real wage which is W over P. इसी तरह firm will continue to use capital until the point the MPK is equal to R over P which is the rental price of capital. So न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कहते हैं कि ईच फैक्टर इनपुट इज पेड अकॉर्डिंग टू इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। हर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो पे किया जाता है दैट इज अकॉर्डिंग टू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। एंड दिस theory of new classical economist is accepted by most of the macroeconomists. बहुत सारे इकोनॉमिस्ट यही कहते हैं कि हर इनपुट को, हर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर पे किया जाता है। एंड दिस इज नोन एज द न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ distribution. Now how income is distributed? As we know that total labor income is equal to W over P is equal to MPL. अगर आप इस इक्वेशन को दोनों साइड से L बार से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So the total income of labor is equal to W over P L bar is equal to MPL into L bar. इसी तरह टोटल इनकम ऑफ कैपिटल किस चीज के बराबर है? R over P into K bar is equal to MPK into K bar. Now we can determine, इन दोनों जो टोटल लेबर इनकम भी हमारे पास आ गई, टोटल कैपिटल इनकम भी आ गई। अब इन दोनों को कंबाइन करके आप टोटल इनकम ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द नेशन आप डिटरमिन कर सकते हैं। एंड टोटल नेशनल इनकम Y बार इज इक्वल टू द लेबर इनकम प्लस कैपिटल इनकम। लेबर इनकम क्या है? MPL into L बार, और कैपिटल इनकम क्या है? MPK into K बार। सो the total labor income plus total capital income determines the total national income. So this is how we can determine the total national income with the help of labor income and capital income. So this is all about today's lecture. So I will try to summarize for a few minutes of what we have learned today. आज हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने बात की कि how total output in the economy is determined. हमने ये कहा how much capital and labor is used to determine the national income of a country. और साथ ही साथ हमने ये देखा कि जब आप कैपिटल यूज़ करते हैं, जब आप लेबर यूज़ करते हैं तो देयर इज़ सर्टेन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी आल्सो, उसको भी आप यूज़ करते हैं विच इज़ फिक्स्ड अवेलेबल इन द कंट्री। अब इन तीनों चीज़ों का कम्बिनेशन जो है कैपिटल का, लेबर का, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके यू कैन प्रोड्यूस ए सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट। उसके बाद हमने ये बात की कि हाउ वी कैन पे टू दी डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमने ये कहा कि हर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो प्राइस है डिटरमिन होती है ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। सो जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है किसी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, उसकी
प्राइस को डिटरमिन करती है। हमने ये कहा कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिटरमिन्स द लेबर प्राइस। अब लेबर की प्राइस क्या है? वेज, नॉमिनल वेज होती है या रियल वेज। नॉर्मली जब आप प्राइस ऑफ लेबर की बात करते हैं तो विल टॉक अबाउट द रियल वेज। तो हमने ये कहा कि फर्म विल कंटिन्यू टू हायर लेबर till the point its marginal productivity is equal to its real wage which is the cost of labor। और in other words आप ये कह सकते हैं कि फर्म उस वक्त तक हायर करती रहेगी लेबर को जब तक उसकी कास्ट उसकी बेनिफिट के बराबर आ जाए। अब कास्ट क्या है? रियल वेज। बेनिफिट क्या है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो फर्म उस वक्त तक हायर करती रहती है लेबर को प्रोडक्शन प्रोसेस में जब तक उसकी कास्ट उसके बेनिफिट के बराबर आ जाती है। Or in other words, you can say real wage is equal to marginal productivity of labor. The same concept can apply to the capital. The firm will use capital in the production process until its price is equal to its productivity or cost is equal to benefit। अब उसकी प्राइस क्या है? रेंटल जो रेट है, रियल रेंटल रेट विच इज आर ओवर पी, और उसकी बेनिफिट क्या है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। तो फर्म विल हायर कैपिटल इन द प्रोडक्शन टिल द टाइम आर ओवर पी इज इक्वल टू एम पी के। उसके बाद हमने वी हैव लर्न दैट, हमने ये सीखा कि व्हाट विल बी द शेप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, उसकी शेप क्या होगी, आउटपुट और लेबर में क्या रिलेशनशिप है, अगर लेबर बढ़ती जाती है प्रोडक्शन में तो आउटपुट भी बढ़ेगी। और उसके बाद हमने दूसरा जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का कर्व ड्रा किया और रिलेशनशिप शो किया बिटवीन एमपीएल एंड एल जो कि नेगेटिवली स्लोप्ड है, जो कि हमें बताता है कि अगर फर्म लेबर के यूनिट्स प्रोडक्शन प्रोसेस में बढ़ाती जाती है तो ईच additional unit gave less output as compared to the previous unit, and this concept is known as the law of diminishing marginal returns कि हर एडिशनल यूनिट जो है लेबर का या कैपिटल का प्रोडक्शन प्रोसेस में कम आउटपुट देता है तो इसको हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का नाम देते हैं। तो ये भी हमने सीखा आज। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।